Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar. This is our practical number 10, that is calculate braking torque required in different brakes at different speed and load situations. After completion of this video lecture, the learner will be able to calculate braking torque required in different brakes at a different speed and load situation. These are the following PO and PSO which we are mapping through this video lecture. The course outcome achieved through this video lecture is E. Choose relevant brakes and clutches for the given application. And the competency and skill developed after watching this video lecture is use the principle of kinematics and dynamics in maintenance of various equipment. So talking about ब्रेक सभी को पता है, साइकिल में, गाड़ी में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, ट्रक्स में, इवन एरोप्लेन्स में हर जगह पर ब्रेक होते हैं। और ब्रेक का काम क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ मशीन। स्पीड में अगर कोई चीज जा रही है तो उसको रोकने के लिए या उसका स्पीड कम करने के लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेक ये करता कैसे है? देखिए, ब्रेक जनरली आप लोगों ने साइकिल के ब्रेक देखे हुए हैं जो कि बाहर ही होते हैं और हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं। हम लोग को पता है कि साइकिल का ब्रेक जैसे ही हम लोग लीवर प्रेस करते हैं तो शू जो है रिंग को जाकर चिपक जाता है। रिंग को जाकर चिपकने के बाद शू क्या करता है, जो रिंग गोल घूम रहा था यानी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर थी, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। शू क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग को एब्सॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करवा देता है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए वो फ्रिक्शन का इस्तेमाल करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा शू ब्रेक जो है वो शू जो है उसके रबर के बने हुए होते हैं और रिंग के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। और ब्रेक लगने के तुरंत बाद अगर आप लोग रिंग को हाथ लगाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो थोड़ा गर्म हो गया है ना। तो ये हीट कहाँ से आई है? तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी के अंदर। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर के अंदर भी देखेंगे कि ब्रेक लगाने के बाद कैसे स्पार्क निकल रहा है। तो हीट इतना ज्यादा हो गया, इतना हाई स्पीड पे ब्रेक लगाया है कि वो स्पार्क वहां से निकल के आ रहा है। तो ब्रेक जो है ये एक डिवाइस है जो कि मोशन ऑफ मशीन को रिटार्ड यानी स्लो डाउन करने के लिए या स्टॉप यानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी ब्रेक्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। साइकिल के ब्रेक्स है, टू व्हीलर्स के हैं, फोर व्हीलर्स के हैं, ट्रक्स के हैं, उनके अलग अलग टाइप्स है, वो हम लोग ब्रेक टॉपिक के अंदर देखेंगे। बट आपको एक चीज आराम से समझ में आएंगी कि साइकिल के ब्रेक जो है वो मोटरसाइकिल में नहीं लगते हैं या फिर कार में नहीं लगते या फिर ट्रक में नहीं लगते, है ना। उनके ब्रेक्स सबके अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग कहाँ क्यों हम लोग उनको यूज करते हैं? क्योंकि ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो पावर के साथ चेंज हो रहा है ना। तो ट्रक जो है उसमें ज़्यादा पावर रहेगा तो उसके लिए ताकतवर ब्रेक लगेंगे। फोर व्हीलर्स के लिए उससे थोड़े कम ताकतवर ब्रेक लगेंगे, मोटरसाइकिल में थोड़े कम लगेंगे। साइकिल में मैन्युअली ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो वो मैनुअल ही इफर्ट्स हम लोग लगाते हैं, तो उसके हिसाब से वो ब्रेक रहते हैं। तो वो ब्रेक जो है वो आपको कौन से साइज के लगने चाहिए, इसके लिए आपको पहले पता चलना करना पड़ेगा कि कितना ब्रेकिंग टॉर्क उसमें आ रहा है। तो ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो क्या होता है कि जनरली जो इंजन चलता है तो इंजन चलते वक्त इंजन को रोकने के लिए कितना ताकत लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। ओके, तो वो ब्रेकिंग टॉर्क हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आज ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, ब्रेक्स जो है अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रेक्स आर मैकेनिकल डिवाइसेस व्हिच एब्सॉर्ब्स काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को वो एब्सॉर्ब कर लेता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसके फंक्शन क्या क्या है? ब्रेक क्या करता है? एब्सॉर्ब इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मेंबर्स, एलिवेटर्स एक्सेट्रा। अच्छा, तो ये ब्रेक जो है आप लोगों ने लिफ्ट जो होता है ना उसमें भी ब्रेक यूज होता है, एलिवेटर्स यानी वो है। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है? द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ब्रेक इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू सराउंडिंग एरिया। वो जो हीट वहां पर जनरेट हुई है वो जाती कहाँ पर है? वो सराउंडिंग में एब्सॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जो है ना ब्रेक जो है और एक फंक्शन है स्टॉप और रिटार्ड मोशन ऑफ मशीन, ये तो हम लोगों ने देखा। और इट एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस यानी कैसे कि अगर मानो आपको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग या फिर कंट्रोल करने के लिए आप लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हो, तो इसकी वजह से इसको सेफ्टी डिवाइस भी हम लोग बोलेंगे, है ना। तो ब्रेक नहीं होगा तो आप जान सकते हैं ब्रेक अगर फेल हो गया तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए इसको हम लोग सेफ्टी डिवाइस भी बोलेंगे। और स्पीड कम करने के लिए या मशीन को रोकने के लिए तो ब्रेक है ही है, बट एक सेफ्टी डिवाइस भी है। तो जो ब्रेक हम लोग
डिजाइन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है, तो यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेसेस, जहां पर ब्रेक लग रहा है उसका प्रेशर कितना अप्लाई हमको करना है। साइकिल के अंदर हम लोग मैन्युअली अप्लाई कर लेते हैं, उतना प्रेशर काफी होता है ब्रेक लगाने के लिए, बट वही अगर आप लोग टू व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर ट्रक्स की बात करते हैं तो उसमें ब्रेक ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से प्रेशर भी चेंज हो जाता है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेकिंग सर्फेसेस, अभी साइकिल में देखिए जो रिंग होता है वो मेटल का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, और उसमें डॉट्स भी बने हुए हैं, और जो शू है वो रबर का बना हुआ है, तो इनसे एक काफी अच्छा फ्रिक्शन यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, जो ब्रेकिंग सर्फेसेस के बीच में मटेरियल रहेगा उसमें। द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम, पेरिफेरल वेलोसिटी यानी मानो रिंग बहुत ज्यादा स्पीड से अगर घूम रहा है तो आपके साइकिल के ब्रेक उसको नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, साइकिल एक इंसान ही चलाता है तो उसके हिसाब से जो ब्रेक लगाने के लिए ताकत लगती है या स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं होती, तो वो हम लोग आराम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट वही अगर हाई स्पीड के वो काम करेगा तो हाई स्पीड के लिए वो ब्रेक काम नहीं कर पाएंगे। तो पेरिफेरल वेलोसिटी यानी कितना स्पीड से वो व्हील घूम रहा है। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस, तो अभी आपको पता है शू और रिंग का कांटेक्ट कितना है, एक रेक्टेंगल शेप में उनका कांटेक्ट होता है छोटा सा, और उतना पोर्शन काफी है। बट वही अगर आप लोग टू व्हीलर, फोर व्हीलर या ट्रक्स की बात करते हैं तो वो एरिया हमको ज्यादा लगेगा, जो शू और रिंग का जो कांटेक्ट एरिया है वो उन केसेस में ज्यादा रहेगा, है ना। उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस। उसके बाद द एबिलिटी ऑफ ब्रेक टू डिसिपेट हीट इक्विवेलेंट इन एनर्जी बीइंग एब्सॉर्ब, अभी ये जो हीट जनरेट होती है, अगर ये बहुत ज्यादा हीट अगर जनरेट हो गई है तो वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। वेदर वो शू जो है जो रबर का बना हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा, या फिर रिंग का भी जो है लाइफ कम हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से। तो इसके लिए आपको वहां पर हीट अगर ज्यादा जनरेट हो रही है तो उसके लिए भी पूरा अरेंजमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो हीट डिसिपेट होनी चाहिए जल्द से जल्द। तो बहुत बहुत बार जो ये ब्रेक्स जो है वो एयर कूल्ड होते हैं या फिर वाटर कूल्ड भी होते हैं बहुत सारी जगह पर जनरली वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, और वो एयर से कूल हो जाती है, हीट वहां पर डिसिपेट हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हमको ब्रेक डिजाइन करते वक्त सोचनी पड़ती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो टॉर्क हमको लग रहा है वो कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग देखने वाले। टॉर्क कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायनामोमीटर का। जैसे आप लोग स्केल से लेंथ गिनते हो या फिर थर्मामीटर से टेम्परेचर गिनते हो, वैसा डायनामोमीटर से हम लोग टॉर्क गिनते हैं। ओके, तो डायनामोमीटर क्या है, एक मेजरिंग डिवाइस है। तो यहाँ से हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं टॉर्क को। ओके, तो ब्रेक लगाने के लिए कितना टॉर्क हमको अप्लाई करना पड़ेगा वो हम लोगों को डायनामोमीटर के माध्यम से पता चलता है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, डायनामोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टॉर्क। ओके, अभी इसके अलग अलग टाइप्स है। तो प्राइमरीली उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो एब्सॉर्प्शन टाइप का डायनामोमीटर है, दूसरा ट्रांसमिशन टाइप का डायनामोमीटर है। एब्सॉर्प्शन टाइप में दो टाइप के डायनामोमीटर थे, प्रॉनी ब्रेक डायनामोमीटर एंड रोप ब्रेक डायनामोमीटर। और ट्रांसमिशन टाइप में और तीन प्रकार है, एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनामोमीटर, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामोमीटर, टॉर्शन डायनामोमीटर। एक सिंपल सी चीज मैं बता देता हूँ मैं आप लोग को। एब्सॉर्प्शन टाइप डायनामोमीटर में क्या होता है कि जनरली जो मशीन को हमको ब्रेक लगाना है उसको हम लोग पूरा रोक के, उसका जो जितना भी ताकत वो जनरेट कर रहा था वो ताकत को रोक के हम लोग टॉर्क गिनते हैं, है ना। वो ताकत, कितना ताकत लग रहा है उसको रोकने के लिए, वो गिनने के लिए आपको मशीन को पूरा रोक देना पड़ेगा। तो प्रॉनी ब्रेक और रोप ब्रेक जो है इसमें हम लोग मशीन को पूरा रोक देते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एब्सॉर्प्शन, ये पूरा एब्सॉर्ब कर लेते हैं पावर को। ओके, और ट्रांसमिशन में ये बिना एब्सॉर्ब किए वो गिन लेते हैं। यानी ट्रांसमिशन टाइप के डायनामीटर जो है ये चलती मशीन पर भी आप लोग लगा सकते हो, बट एब्सॉर्प्शन टाइप के डायनामीटर आपको लेबोरेटरीज के अंदर ही मिलेंगे, जहां पर उसको मशीन के ऊपर वो सारा अरेंजमेंट रहेगा और वो मशीन को पूरा रोक कर मशीन का टॉर्क मेजर करेगा। तो प्रॉनी ब्रेक और रोप ब्रेक जो है वो एब्सॉर्प्शन टाइप के डायनामीटर है, और ट्रांसमिशन टाइप के डायनामीटर एपिसाइक्लिक, बेल्ट और टॉर्शन डायनामीटर्स है। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम लोग रोप ब्रेक डायनामीटर देखने वाले हैं। तो रोप ब्रेक का हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये वो ड्रम है जिसको हमको रोकना है, ये मानो घूम रहा है ड्रम, और ये घूमते हुए ड्रम को आपको रोकना है। तो रोकने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, रोप ब्रेक डायनामीटर लगा दिया। ये डायनामीटर करता क्या है, तो देखिए एक रस्सी है, एक रस्सी को हम लोगों ने ये ड्रम के ऊपर लपेट दिया है, और ये वुडन के ब्लॉक लगे हुए ताकि वो रस्सी ड्रम के से बाहर ना निकले, इसलिए ये वुडन के ब्लॉक लगे हुए हैं। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, ये रस्सी का एक एंड जो है ऊपर स्प्रिंग बैलेंस को लगा देते हैं। स्प्रिंग बैलेंस आपको पता है, वजन पता चलता है उसमें। और दूसरे साइड में हम लोग डेड वेट लगा देते हैं। डेड वेट यानी क्या है, तो वजन है। तो ये वजन हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ये रस्सी जो हम लोगों ने ड्रम के ऊपर लपेटी है ये कसती जाएंगी इसके ऊपर।
तो कसने की वजह से ये ड्रम का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। जितना लोड आप लोग बढ़ाओगे उतना रस्सी कसी जाएंगी, उतना उसका स्पीड कम होते जाएगा। और जैसा जैसे लोड आप लोग बढ़ाते जाओगे तो इसका स्पीड कम कम होते जाएगा, और एक लोड का वैल्यू आएगा जब ये स्पीड जो है ना 0 हो जाएगा। ओके, तो वो जब स्पीड 0 हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोड पे ये स्पीड 0 हो गया है। ओके, और ये लोड अप्लाई कहाँ किया आप लोगों ने? सेंटर से ये ड्रम का जितना रेडियस है वहां पर, सेंटर से ये ड्रम का जितना रेडियस है वहां पर इसको अप्लाई किया गया है। ओके, तो ये सेंटर से ड्रम का रेडियस है, आपको पता है कितना है ड्रम का रेडियस, और ये लोड भी पता रहेगा, तो वहां से आप लोग आराम से टॉर्क पता कर सकते हो। तो ये सिंपल सा रोप ब्रेक डायनामीटर है जो टॉर्क मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर रोप ब्रेक डायनामीटर में क्या होता है कि हम लोग जो कि इतने ड्रम को ब्रेक लगा रहे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है? ये कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। तो जनरली हीट इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ से धुआं भी निकलना चालू हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए यहाँ पे कूलिंग वाटर अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर एक ड्रम के अंदर हम लोग पानी भी, ठंडा पानी भी छोड़ते हैं ताकि ये पूरा जो है कूल टेम्परेचर जो है कम रहे, है ना, ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। तो इस प्रकार से ये रोप ब्रेक डायनामीटर काम करता है, और हम लोगों को ये पर्टिकुलर जो है टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है। तो अभी हम लोग जो है एक और वीडियो इसके साथ आया हुआ है, आप लोग वो वीडियो अगर देखेंगे तो प्रैक्टिकली आपको रोप ब्रेक डायनामीटर कैसे काम करता है वो पता चलेगा, और वहां से हम लोग टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेशन भी उसके अंदर दिया हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ द रोप ब्रेक डायनामीटर वर्क्स। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने 5A यूनिट आउटकम अचीव किया हुआ है, जो कि है कैलकुलेट ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग टॉर्क एंड पावर लॉस्ट एंड फ्रिक्शन। और आज के इस वीडियो के कंक्लूजन में आपको लिखना है मेजरमेंट ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क विद रोप ब्रेक डायनामीटर हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और ये नीचे कुछ पीए और पीएसओ दिए हैं जो हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव किए हुए हैं। Okay, thank you everyone. Our next video lecture will be on practical number 11. So watch this video. This is very important. The rope brake dynameters are not covered in our theory, but it is in practical. So you have to understand the importance of dynameter very carefully through this video lecture.